सभी के लिए सुप्रभातम बच्चों। आज की इस क्लास में हम आपको संस्कृत के पेपर के बारे में बताने वाले हैं कि बोर्ड का जो पेपर होगा 2025 में, उस पेपर में आपको किस तरह से आंसर लिखने चाहिए, क्या उसमें पूछा जाता है और किस तरह से हमें करना होता है। कई बार हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को हम गलत कर देते हैं बच्चों। तो इस क्लास को जरूर देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस पे हमारे संस्कृत की क्लास लगातार मिलती है बच्चों। देखिए, आपको पता है कि जो आपका पेपर है 10वीं क्लास का, वो 4 पार्टों में आता है बच्चों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नंबर 1 पार्ट आता है खंड ए, खंड बे, खंड से, खंड दे। ये हमारे 4 पार्टों में पूरा का पूरा पेपर विभक्त रहता है। आज की इस क्लास में हम बात कर रहे हैं खंड ए की, यानी खंड ए जो होता है आपका, उसमें क्या क्या मतलब मैटर पूछा जाता है, किस किस तरह के प्रश्न उसमें आते हैं और कैसे आपको आंसर देना होता है। एक एक को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा कि किस तरह से आप बहुत अच्छे से आंसर उसमें कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारा जो खंड ए है, ठीक है, खंड ए में हमारे 3 तरह के प्रश्न आते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। और नंबर की बात करें तो बच्चों टोटल हमारा 30 नंबर का आता है खंड ए। अब 30 नंबर में 3 तरह के प्रश्न इसमें होते हैं। देखिए स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देखिए हमारा पहला जो आपका बिंदु रहेगा वो रहेगा इसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्नाह। क्या रहेगा? बहुविकल्पात्मक प्रश्नाह। अब बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के अंदर बहुत सारे प्रश्न आते हैं बच्चों, यानी कि यहां पर आपको एवं सदैव वाले प्रश्न मिलेंगे। एवं सादे वाले जो प्रश्न हैं वो आपके पुस्तक में से आएंगे, यानी कि जितने भी आपके पाठ चलते हैं उन पाठों में से आ जाएंगे। इसके अलावा संधि से संबंधित हो सकता है, प्रत्यय से संबंधित हो सकता है, उपसर्ग से संबंधित हो सकता है, कारक से संबंधित हो सकता है, शब्द रूप से संबंधित हो सकता है। इसके अलावा आपका समास से संबंधित हो सकता है। ये जितने भी हमने टॉपिक बताए हैं इनसे रिलेटेड आपके ये सारे के सारे प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है ना, तो एक तरह का हमारा प्रश्न हो गया बहुविकल्पात्मक प्रश्न। हाँ ठीक है, इसमें आपको टोटल 17 प्रश्न आएंगे बच्चों। कितने? 17 प्रश्न। एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा, मतलब टोटल आपके 17 नंबर हो जाते हैं। कितने? 17 नंबर हो जाते हैं। अब देखिए इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए पाठ के पीछे जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं उनको आपको करना है। इसके अलावा हमने भी क्लास बना रखी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न हैं उनके लिए भी हमने यहाँ पर वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में लिखें, आपको नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है ना, किस तरह से उपलब्ध होंगे वो आपको हम बता देंगे, आपको निःशुल्क उपलब्ध करवा देंगे। बस आप चैनल से जुड़े रहें, निश्चित रूप से आपको हर तरह से फायदा होगा। तो प्रश्न 1 हो गया हमारा, अवसद वाले प्रश्न आएंगे, 17 प्रश्न आएंगे और कौन कौन से टॉपिक होंगे वो आपको हमने बता दिया है। हमारे चैनल पर हमने जैसे संधि का टॉपिक कंप्लीट करवा रखा है, समास का हमने कंप्लीट करवा रखा है, कारक भी हमने पढ़ा रखा है। ये जो भी आपको चाहिए, जिसमें भी आपको समस्या है वो आप देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आता है बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिक्त स्थानानि पूरयत है, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, इस तरह का प्रश्न आता है। अब इसमें 2 तरह के सवाल आते हैं बच्चों। कितने तरह के? 2 तरह के। तो यहां देखेंगे, एक तरह का तो है प्रत्यय से संबंधित, नंबर 2 है आपका शब्द रूप से संबंधित। तो पहला है आपका प्रत्यय से संबंधित, नंबर 2 है आपका शब्द रूप से संबंधित। जो आपके प्रत्यय चलते हैं उन प्रत्ययों के बारे में भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। एक दिन एक क्लास ले लूंगा जिसमें सारे प्रत्ययों को मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह से आप उनमें पहचान करते हैं, कैसे आप पता लगा सकते हो कि इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, किस तरह से शब्द हम बनाते हैं प्रत्यय करने के बाद में, वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। इसके बाद में शब्द रूप हैं, तो कुछ शब्द रूप मैं आपको मोस्ट बताऊंगा, उनको आप तैयार कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, आपके सवाल गलत नहीं होंगे। तो ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा, रिक्त स्थानानि पूरयत है। और ये आता है बच्चों 5 नंबर का, यानी कि 5 प्रश्न आते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है ना, तो 5 नंबर आपके यहां पर हो जाते हैं। अब इनको बिल्कुल सही ढंग से करना है बच्चों। ये जो 30 नंबर हैं ये ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके जो खंड ए में आने वाले हैं, क्योंकि यहां पर कम लिखना होता है लेकिन नंबर आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करना है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो आएगा वो आएगा गद्यांश का। अब गद्यांश में दोस्तों क्वेश्चन आपके किस तरह से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। गद्यांश में से मोस्टली आपके 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। कितने तरह के? 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 आता है सबसे पहले, एक पद में उत्तर देना, एक पद में उत्तर दो।
ठीक है। आपको जो प्रश्न दिया होता है वो गद्यांश में से ही होता है, उसका उत्तर भी गद्यांश में से ही आपको छांट करके लिखना होता है। उसके बाद में नंबर 2 तरह का जो प्रश्न होगा वो होगा पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, यानी आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना होता है। ठीक है ना। जैसे कि मैं यहां पर उदाहरण आपको समझा दूंगा कि किस तरह से आपको लिखना होता है। इसके बाद में एक आता है आपका शीर्षक लिखो। जो गद्यांश आपके लिए आया हुआ है उस गद्यांश को पढ़ना है, समझना है, उसमें यह देखना है कि इसमें किसके बारे में विशेष रूप से बताया गया है। जिस शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, जिसके बारे में बार बार उसमें बताया जा रहा होता है, तो समझ जाना कि ये आपका जो गद्यांश है वो उसी के बारे में है, तो उसी को आप शीर्षक में लिख देंगे। शीर्षक का मतलब उसका टाइटल क्या है। जैसे कि पर्यावरण से संबंधित बार बार उसमें जानकारी आ रही है तो समझ जाना कि पर्यावरण के महत्व के बारे में इसमें बताया जा रहा है। तो एक हमारा हो गया एक पद में उत्तर देना, दूसरा हो गया हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, और तीसरा हो गया हमारा शीर्षक प्रदानम यानी शीर्षक देना, और चौथा इसमें होता है बच्चों भाषिक कार्य। भाषिक कार्य का मतलब व्याकरण से संबंधित सवाल इसमें पूछा जाता है। अब व्याकरण से संबंधित सवाल आते हैं बच्चों 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के होते हैं। एक इसमें आपसे विशेषण पूछा जाता है, आपसे कोई एक वाक्य दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसमें विशेषण पद बताओ। जैसे कि यहां पर उदाहरण है स्वच्छम भारतम, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर स्वच्छम भारतम। अब यहां पर 2 पद हैं, एक तो है स्वच्छम, दूसरा है हमारा भारतम। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें विशेषण क्या है। बताइए विशेषण क्या है इसमें। तो इसमें आप बताएंगे विशेषण क्या है। तो इसमें बच्चों भारत जो है वो कैसा है? स्वच्छ है। तो भारत की विशेषता है स्वच्छ होना। तो भारत हमारा क्या है? विशेष्य है, और स्वच्छ हमारा विशेषण है। तो आपसे विशेषण पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे स्वच्छम, और विशेष्य पूछा जाता है तो लिखेंगे भारत। जैसे हमने कहा कि लड़का, अब इसकी कोई अभी विशेषता नहीं बताई गई है तो यहां पर कोई विशेषण नहीं है। हमने कहा कि लंबा लड़का, हमने कहा कि लंबा लड़का, तो यहां पर लड़का की विशेषता है लंबा, तो लंबा विशेषण है, लड़का विशेष्य है। हमने कहा गाय, ठीक है ना, कोई विशेषण नहीं है। हमने कहा काली गाय, तो यहां पर काली जो है ये विशेषण है और गाय विशेष्य है। इस तरह से आपको समझना है। ठीक है, एक तरह का तो ऐसा सवाल आता है। एक आता है बच्चों नंबर 2 पर्याय पदम, यानी पर्यायवाची आपको छांटना होता है। जो शब्द आपको उसमें दिया होता है उसका पर्यायवाची आपको लिखना होता है। जैसे कि यहां पर आ गया अधुना। अधुना का पर्यायवाची आपको गद्यांश में से छांट कर लिखना है। गद्यांश को पढ़ोगे तो आपको ऐसा शब्द मिल जाएगा जो अधुना की तरह ही अर्थ देगा। पर्यायवाची में यही तो होता है। तो जैसे एक शब्द आएगा आपको इसमें अधुना के लिए सांप्रतम। सांप्रतम, अधुना का जो अर्थ है वही सांप्रतम का है। अधुना यानी अब, सांप्रतम यानी भी अब, ऐसा आप समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन 2 तरह के हमारे हो जाते हैं। तीसरा इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है कर्तृपद का चयन करो। क्या आता है? कर्तृपद का चयन करो, यानी कर्ता पद का चयन करना है आपको। एक आपको वाक्य मिलेगा, उस वाक्य के अंदर आपको बताना है कि इसमें कौन सा कर्ता है। क्या बताना बच्चों? कौन सा कर्ता है। जैसे कि रामः गृहं गच्छति, रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है। तो यहां पर आपको कर्ता बताना है बच्चों। तो यहां पर सिंपल है, जो क्रिया को करने वाला होता है वही तो कर्ता होता है। तो यहां पर रामः पद कर्ता है, क्रिया पूछते तो गच्छति पद आपका क्रियापद हो जाता। इसी तरह एक वाक्य हो सकता है वयम प्रयत्नं कुर्मः, वयम प्रयत्नं कुर्मः। तो यहां पर हम सब प्रयत्न करते हैं। हम सब क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। तो प्रयत्न कौन करते हैं? हम सब। तो हम सब यहां पर कर्ता हो गया। तो वयम पद हमारा कर्तृपद हो जाएगा बच्चों। इस तरह से आपको इसमें छांटना होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों आज हमने आपको खंड ए के बारे में समझाया कि खंड ए में आपका क्या क्या पूछा जाता है। तो गद्यांश जो आएगा बच्चों वो आपका 8 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 8 नंबर का। अब आप देख सकते हैं सबसे पहला हमने बताया बहुविकल्पात्मक प्रश्न 17 नंबर का। उसके बाद में नंबर 2 पर हमने बताया था आपको रिक्त स्थानानि पूर्यतः, और ये है 5 नंबर का। इसके बाद में नंबर 3 पर हमने बताया गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है, ये है 8 नंबर का। तो आप जोड़ सकते हैं यहां पर 17, 5 और 8, टोटल 30 नंबर हो जाते हैं। कितने?
30 नंबर। 30 नंबर आप बहुत अच्छे से ला सकते हो, बस ये है कि इनको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक पढ़ना है, समझना है, आराम से आपके नंबर आ सकते हैं। अब छोटे छोटे प्रश्नों को तैयार करना है आपको अवशब्दों में, यानी अवशब्द के अंदर आपके जो छोटे प्रश्न आते हैं वो आपके एकदम सही होने चाहिए, क्योंकि नंबर सबसे ज़्यादा यहीं से आपको मिलने वाले हैं। और जैसे बड़ा प्रश्न होता है तो उसमें गलती होने की संभावना हो सकती है, लेकिन अवशब्द में यदि आपने लिख दिया ए उत्तर है तो ए उत्तर लिखने पर आपको पूरा ही नंबर मिलेगा, उसमें कोई काटने की गुंजाइश नहीं रहती है, इसलिए इनमें गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। ऐसे खाली स्थान वाला भरोगे तो एकदम सही भर दिया तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, आपका पूरा का पूरा नंबर वहां पर मिलता है। इसी तरह से गद्यांश में से यदि आपने छांट दिया तो इसमें गद्यांश में जरूर थोड़ी सी समस्या आ सकती है। जैसे एक पद में आपसे पूछा जाता है तो हो सकता है कि कई बार इसमें हमें एक पद नहीं पता चलता है कि कौन सा वो पद है जिसमें उत्तर छुपा हुआ है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है बच्चों, आपको यह देखना है कि वो पद किस लाइन में है। गद्यांश के अंदर पढ़ोगे तो वो पद आपको मिल जाएगा। तो आप जब समझ नहीं पा रहे हैं कि यार कौन सा पद आपका आंसर है, तो आप क्या करें, वो उस पूरी की पूरी लाइन को उतार सकते हैं, उससे भी काम चल जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत नंबर कट सकता है, लेकिन नंबर तो मिलेगा ना यार। इसलिए आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि आप छोड़ के आ जाएं। छोड़ना नहीं है आपको, नहीं करने से अच्छा है कि कुछ करें। इसलिए आपको क्या करना है, उस पूरी लाइन को उतार दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि सर एक पद में उत्तर पूछा है, अरे कोई बात नहीं यार, जब आपको नहीं मिल रहा है तब मैं आपको बता रहा हूं ये ऑप्शन आपको अपनाना है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आपको एक पद ही लिखना, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है तब आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है बच्चों। जैसे कि हनुमान जी ने की थी। हनुमान जी जब बूटी लेने के लिए जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि इसमें कौन सी बूटी है, किसको मैं लेकर जाऊं। तो उनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया कि अपने आप वेद जी समझ लेंगे। इसी तरह से जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तब आपको करना है कि पूरी की पूरी लाइन उतार देनी है। ठीक है ना, शिक्षक महोदय अपने आप उसमें से समझ लेंगे, समझ जाएंगे कि बच्चे ने कुछ तो किया है। ठीक है ना, ये लास्ट ऑप्शन है बच्चों। तो इस तरह से आप एक एक प्रश्न को समझ करके ढंग से करेंगे तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे बच्चों। ठीक है, इसी तरह से हम अगली क्लास में खंड ब के बारे में बताएंगे, कौन कौन से प्रश्न उसमें आते हैं, किस तरह से उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, और भी कोई आपका प्रश्न है, कोई भी आपकी समस्या है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं निश्चित रूप से आपके हर सवाल का जवाब दूंगा बच्चों। क्लास से जुड़ जाइए और अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिए अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद सबके लिए। जय हिंद, जय भारत।